वेलकम टू श्री राम अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि एग्जाम तो ये आ चुका है और आगे भी टाइम हो चुका है, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम पड़ा है इसको बनाने के लिए। देखिए तो करते हैं स्टार्ट। तो मेरा नाम प्रांशु शर्मा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @श्रीराम अकेडमी फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। और हमारे टेलीग्राम का चैनल चैनल आप कर लीजिए ज्वाइन, जिसमें हम डालते रहेंगे हर वीडियोस के अपडेट्स के बारे में। और ये हर जगह ही बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कर देना यार, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन को कर सकते हो डाउनलोड फॉर फ्री मटेरियल के लिए, फॉर फ्री मटेरियल के लिए। तो एसपी का एग्जाम आ चुका है, इसकी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है फ्रॉम 17 दिसंबर से। उसकी लास्ट डेट फिल करने के लिए है 7 जनवरी। जी हाँ, 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट फिल करने के लिए। एग्जाम भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है ये वाला, फॉर कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए। प्री एक्सेस का एग्जाम जो होगा वो फेब के मंथ में होगा। उसके कोई डेट अब तक कोई डिसाइड नहीं की गई है, बट इतना पता है कि फेब में इसका प्री एग्जाम हो जाएगा और मीन्स उसके हिसाब से आगे फिर मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए ये इसको बैंक की वेबसाइट की बनी वाली। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज कम से कम 20 ईयर्स की एज चाहिए और 28 से लास्ट नहीं चाहिए, मतलब 28 की लास्ट एज है। कम से कम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल इस डेट को। अगर आप इस डेट को 20 साल के नहीं हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। और अगर आप ये इसमें लिखा हुआ है, अगर आप 2 अप्रैल 1996 के बाद पैदा हुए हैं, सॉरी पहले पैदा हो चुके हैं और इस डेट के बाद पैदा हुए हैं, तो अब से आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। वो जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे उस पर डेट डालोगे, उसमें अपने आप वो डाटा उठा लेगा, अपने आप ही बता देगा कि आपको आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। देन इसके आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिसिप्लिन, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस मेडिकल। अगर आपने किसी में भी ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर क्या भैया हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम इसमें कर सकते हैं अप्लाई। तो उसमें लिखा हुआ है कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। उसकी कंडीशन क्या गिवन है, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी जो डिग्री थी ग्रेजुएशन वाली, वो 31 दिसंबर 2024 से पहले वो कर चुके हैं, कि उन्होंने पास कर ली हुई है, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्री एग्जाम में करने के लिए क्या आएगा, ये पूरा सिलेबस के बने। तो प्री दो फेज में एग्जाम होता है, आपको पता ही होगा कि प्री और मेंस दो पेपर होते हैं। तो प्री में 100 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, उनमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का। तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, टाइम 30 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। मैथ्स में न्यूमेरिकल में 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 35, टाइम 20 मिनट्स। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। तो 1 घंटा पूरा ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या 20 मिनट्स का, कि मतलब 20 मिनट के लिए फर्स्ट जो आपके सेक्शन ओपन हो गया, अभी आपके हाथ में नहीं कि सेक्शन वाला कौन सा वाला ओपन होगा। पहले में भी रीजनिंग ओपन हो जाए, पहले मैथ्स का ओपन हो जाए, पहले इंग्लिश का ओपन हो जाए, जौन सा भी ओपन हो गया, फिर आपको वही पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जब भी इसके 20 मिनट्स हो गए ओवर, सेक्शन लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको फिर से उसको नहीं कर सकते अटेम्प्ट। तो अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेके चलना कि आपके उतनी देर में इसके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो। नेगेटिव मार्किंग हर पेपर में होती है, यहाँ पर भी है। 1/4 मार्क है फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए तुक्के मत मारना, जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करना, ओके। देन यही पेपर है सिलेबस का मेंस का। मेंस में वही इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग तो है ही करने के लिए, साथ में जीके इसमें ऐड हो जाएगी। जनरल ये फाइनेंशियल अवेयरनेस इसको बोलते हैं, जिसके कि जीके के इसके 50 क्वेश्चन करने के लेंगे, 50 मार्क्स का टाइम 35 मिनट्स। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, टाइम 35 मिनट्स। मैथ्स में या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 45 मिनट्स। रीजनिंग के, और इसमें कंप्यूटर भी थोड़ा सा करने के लिए आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने के लिए आएंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत करने के लिए आते हैं। तो 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 नंबर के, टाइम 45 मिनट्स। तो 180 क्वेश्चन करने के लिए होंगे 200 नंबर के, ठीक है। टाइम पूरा बनेगा इतना, 2 घंटे 40 मिनट का, बट टाइम इसमें बटा होगा। तो यहाँ पर सेक्शन टाइमिंग है। और अगेन यहाँ पर भी वही नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, दैट इज 1/4 ऑफ ईच क्वेश्चन। अगर जो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब
इसमें लिखा क्या हुआ है कि जो आपके प्री के मार्क्स होंगे वो सिर्फ होंगे क्वालिफाई नेचर के। ऐसा नहीं कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें प्री के मार्क्स कोई ऐड होंगे, वो जस्ट क्वालिफाई नेचर के लिए है। आपकी फाइनल जो बनेगी मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के रिजल्ट के हिसाब से बनने वाली है। वो प्री के हिसाब से नहीं बनने वाली, प्री जस्ट एक क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है। साथ में बच्चों को जो बच्चे इसको पेपर को अप्लाई करेंगे, ये बात पूछते हैं कि सर वो फोटोग्राफ यहाँ लगाए कि घर से लगा के लेके जाएं कि वहां जाके लगाएं। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग टू additional photographs same as the pasted by the candidate on the call letter। मतलब अपने जब अपना फॉर्म अपलोड करोगे, आप फॉर्म फिल करोगे अपना, आप कैफे से खुद से फॉर्म फिल करोगे, जो फोटो आपने अपलोड की है उसी की दो फोटोग्राफ आपको सामने लेके जानी है। ये मत काम करना कि वहां पे मैं फोटो कोई और लगा दी और वहां साथ में फोटो कोई और ले गए। ठीक है, दोनों फोटो सेम होनी चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये काम चलना चाहिए साथ में। और candidates reporting without photograph pasted on the call letter or without two additional photographs same as pasted not be allowed। मतलब ये कि अगर आपने फोटोग्राफ पेस्ट करके नहीं लेके जाते हो कॉल लेटर के ऊपर, मतलब हाँ नहीं लेके जाते कॉल लेटर और सब दो फोटोग्राफ कैरी नहीं किया आपने, तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना। वो दो कैरी कम से कम चार ले जाना। कभी कभी होता है कि ना, कभी बंदा कहता है स्टेपल लगा दो, तो स्टेपल मत, कभी स्टेपल लगाया और कहते हैं भाई गम लगा दो। ये हर सेंटर में करने को ये कभी काम होता है। तो आप कम से कम चार फोटोग्राफ लेके जाना साथ में, सेम कॉपी वाली। वही लिखा हुआ है एडवाइजेबल है कि कम से कम 8 कॉपी लेके आओ फोटोग्राफ की। कोई फट जाए, कोई मुड़ जाए, कोई आप स्टेपल कर दो, वो पेन उखड़ जाए, फोटो फिर से फट जाएगी, फॉर्म फट जाएगा आपका उल्टा, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, आपका जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो फट सकता है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए साथ में अपने जो आपके साथ कोई अगर आपको छोड़ने जाएगा या कोई बंदा को साथ आपके जाएगा, तो फॉर्म के ऊपर फोटोग्राफ लगा के लेके जाना, या वहां जाके लगा लेना पेस्ट करने के लिए। साथ में कम से कम 7 फोटोग्राफ और ले जाना, काम आ जाएंगे। नहीं आई तो आपके साथ घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। इसकी बात करें सैलरी की, बेसिक पे ये 26,730 बोल रहे हैं। मतलब इसकी आपकी अराउंड आपकी सैलरी 43,000 के आसपास आपकी सैलरी तो उसमें आएगी आएगी। 43 to 50 आप कह सकते हो, इसके बीच में कहीं सैलरी की आपकी लाई करेगी इन हैंड। ठीक है। बाकी ये अगर मेट्रो सिटी में मिलती है तो उसके थोड़ा अलग आपको बेनिफिट हो जाते हैं। अगर किसी छोटे शहर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको उसके अलग बेनिफिट होते हैं, बट इतनी सैलरी आपके हाथ में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और अगर आपको सबसे एसबी क्लर्क की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपकी पोस्टिंग जो है आपकी सिटी में ही होगी। आपके अपने शहर में जब पोस्टिंग हो जाएगी मतलब पोस्टिंग अगर होती है तो अपने शहर में आपको अगर 40,000 में मिल रहा है तो वो 1 लाख के बराबर है। अगर आपने कभी बाहर कभी जॉब नहीं की है, आपने कभी बाहर ट्रैवल नहीं किया है, आपको पता नहीं बाहर के एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो जिन लोगों ने बाहर जॉब की है उनको पता है कि घर का कमाया, अपने शहर का कमाया 40,000 रुपये बाहर के 1 लाख के बराबर है। तो अगर आपको अपने शहर में ये पोस्टिंग मिलती है इस सैलरी पे, तो बहुत अच्छी सैलरी है। और क्योंकि उसमें इनको होता है इंक्रीमेंट, तो भी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी आगे आगे विद टाइम। ठीक है। देन फीस, जनरल कैटेगरी की फीस 750 है, बाकी के लिए निल इसकी फीस होती है। और टोटल इसमें 14,191 वैकेंसीज हैं, 14,000 वैकेंसीज हैं क्लर्कल एग्जाम में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए। तो जिन लोगों ने अब तक तैयारी नहीं शुरू की है, तैयारी इसकी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। बात करते हैं इसके सिलेबस की, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। ये इससे पहले तो चल रहे थे सपने कि हमें ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है। अब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ 30 मार्क्स जो कि प्री में करने 30 मार्क्स की करने के लिए इंग्लिश प्री एग्जाम में, और मेंस में भी इंग्लिश में आने करने के लिए, तो सबसे हाई वेटेज रहेगी कॉम्प्रिहेंशन की। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही करने के लिए आएंगे। क्लोज ऐसे करने के लिए आएंगे 5, पैराजमल करने के लिए आएगा 5, स्पॉटिंग ऐसे करने के लिए आएगा 5। इनको मिला के करने के लिए आएगा जो बाकी नंबर रहेगा। अगर 30 का मैं बोल रहा हूँ तो 10, 5 15, 5 20, 5 25, बाकी 5 में ये करने के लिए आएगा। ठीक है। तो ये तो हफ्ता ही करने के लिए हर साल ही आता ही आता है, ये जो लिखा हुआ क्लोज टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग एरर वगैरह। और यहाँ पर इसको तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, रीडिंग। अराउंड 75% पेपर आपका इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का जो मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये रीडिंग बेसिस पर ही बेस्ड है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, आपको रीडिंग हैबिट नहीं है, तो पेपर आपका ये निकालना मुश्किल है इंग्लिश के सेक्शन का। तो इंग्लिश में फंसोगे आप। बाकी 25% बेस्ड है ग्रामर के ऊपर।
ये नहीं उसमें ग्रामर छोड़ दे करने के लिए, वो भी करनी पड़ेगी आपको। बिकॉज़ अगर आपको पढ़ के ना पता चले कि अगर आप किस फॉर्म में चल रहा है, वो कौन-सा एडजेक्टिव की फॉर्म में है, एडवर्ब की फॉर्म में है, तो फँसोगे। रीडिंग को कहाँ से करो? द हिंदू इज़ द बेस्ट सोर्स टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अक्सर लोगों को मिस्टेक कहाँ पर होती है, ये बोलते हैं कि सर हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, हम भूल के पहले क्या लिखा। 5 जैसे पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ तो गिवन होंगे, कम से कम 5 या 4 होते हैं, कभी 6 भी होते हैं करने के लिए, ठीक है ना? तो 6 जब आपने जब पहला पैरा पढ़ा और जब 6 पे पहुँचोगे आप, अब पहला पैरा भूल जाते हो कि पहले उन्होंने पढ़ा क्या था। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि आपकी कंसंट्रेशन बन नहीं पाती उस चीज़ के ऊपर। तो बेटर ये है कि आप पहले रीडिंग रीडिंग को इम्प्रूव करना शुरू करो। रीडिंग डेली करो, द हिंदू का फर्स्ट पेज पढ़ो, पूरा तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे पता ही है। फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, स्पोर्ट्स कॉलम और एडिटोरियल कॉलम, ये 4 मेन पेज हैं पढ़ने के लिए द हिंदू में से। इसका शायद ई-पेपर भी आता ही होगा, आता भी है, इसका ई-पेपर भी आता ही है, तो ये तो पक्का ही पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि एडिटोरियल करवाते भी हैं, बट ये है कि वो करवाने में और खुद से पढ़ने में आपको बहुत मिलेगा डिफरेंस, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है, तो खुद से उसको रीडिंग करना शुरू करो। टाइम है निकालो, निकालना पड़ो, अब टाइम निकालो, अब टाइम निकालो। अब वो टाइम वाला है वाला काम चला गया, ठीक है? तो टाइम निकालो, इसको अच्छे से पढ़ो। जो उसमें आपको नए वर्ड मिलते हैं पढ़ने के लिए, उनको अलग से मार्क करो, उनको अलग से नोट डाउन करो, अपनी कॉपी अलग से लगाओ, वर्ड के मीनिंग देखो। ये कोई 2 दिन का 3 दिन का काम नहीं है, एटलीस्ट आपको 3 महीने देने पड़ेंगे रीडिंग को, तब जाके आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होनी शुरू हो जाएँगी। 3 महीने कम से कम, डेली के कम से कम आपको स्टार्टिंग देने पड़ेंगे 10 मिनट। 10 से शुरू करो, करते-करते आपको 20-25 मिनट तक पहुँचो, ताकि रीडिंग आपकी प्रॉपर इंप्रूव हो जाए। और आपकी जब ये इंप्रूव हो जाएगी, तो फिर आपकी ये चीज़ें आपकी बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? इंग्लिश को लाइटली पढ़ते हैं ना लोग, ये सोचते हैं कि इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी भी वैसे ही काम चलेगा, अभी भी अपने का भी काम हो जाएगा, नहीं होने वाला अपने आप कुछ भी काम ये वाला। आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी पढ़ने की, ओके? ये था इंग्लिश के बारे में। देन रिवीजन में आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, ये पूरा फुल सिलेबस है फॉर प्री के लिए और मेंस के लिए भी। बट आपको ज़्यादा जो चीज़ें मिलेंगी करने के लिए वो है सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। आउट ऑफ 30 मार्क्स इन प्री 35 क्वेश्चन सॉरी करने के लिए आएँगे प्री में। 35 में से आपके 22 से 25 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ होंगे इन 2 टॉपिक से। सेटिंग और पजल को मिला के इतने क्वेश्चन करने के लिए आएँगे। अब ये नहीं पता कि 10 इसके आ जाएँ, 15 इसके आ जाएँ या 10 इसके आ जाएँ, 15 इसके आ जाएँ, पजल को और सेटिंग में मिला के। जो बाकी बचे 10 नंबर जो बाकी बचे 10 नंबर हैं, उनमें कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट-आउटपुट, अल्फाबेट टेस्ट, या अल्फ़ान्यूमेरिक पज़ल। ये आने का चांस कम है प्री एग्ज़ाम में। ये प्री में आएँगे चांस कम होता है। ऐसा नहीं कि कभी आए नहीं हैं, आ सकते हैं, आए भी हुए हैं, बट आते कम नंबर के, ठीक है? और मेंस में ये पूरा ही है। मेंस में तो अगेन मेंस में जो पेपर आपको मिलेगा करने के लिए, मेंस में अगेन आके आप कह लो कि 80% पेपर आपका इसी से फिल होगा। सेक्शन मतलब 80% रीजनिंग का जो सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन यही वाले होंगे सेटिंग और पजल के। बाकी 20% में ये सब करने के लिए आएगा, उसमें इनका आने का हाई चांस होता है। ये भी करने के लिए आ सकते हैं और आते रहते हैं रेगुलरली। चाहे 1 नंबर का ही आए, चाहे 2 नंबर का ही आए, बट फिर भी आता है करने के लिए। लेकिन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर पहले आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी की अगर बात करते हैं तो उसको चलो स्ट्रैटेजी हम आगे बात करते हैं कि वो कैसे उसको करना चाहिए। बट इसका सिलेबस है, इसका ये एग्जाम का रहेगा कि इसमें से इतने क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, इसमें से इतने, ठीक है? और कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन आता करने के लिए एवरी ईयर अराउंड 5 नंबर का आता करने के लिए मतलब चॉइस बन जाती है। कभी आपने सुना होगा कि ना कभी किसी शिफ्ट में सिलोजिज्म आया नहीं करने के लिए, इनइक्वालिटी आया नहीं, तो कभी ये नहीं आएगा तो कभी ये आ गया। किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी आ गया, किसी में फोनेटिक कोडिंग आ गया, किसी में सिलोजिज्म आ गया, तो वो चलता रहेगा। ये कुछ कहना पॉसिबल नहीं किसी शिफ्ट में कौन-सा आ जाएगा। वो आपकी किस्मत की बात है, आपकी कृपा की बात है, कि आपने कितनी मेहनत की हुई है और आप छोड़ के चले गए इनइक्वालिटी, ये तो आता नहीं। आपकी शिफ्ट में करने के लिए आ गया, बाकी किसी में आया नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी, तो कोई चैप्टर छोड़ना पॉसिबल नहीं आपके लिए, स्पेशली इसमें, ठीक है? क्योंकि रीज़निंग के बारे में, देन मैथ्स में। क्वांट का सिलेबस देखिए क्या ज़्यादा आता है करने के लिए। क्वांट में आपके आउट ऑफ 35 क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूँ, प्री में 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम सिम्प्लिफिकेशन, 5 आते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 फ्रॉम नंबर एंड फ्रॉम मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ से,
और तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके डीए से। तो आउट ऑफ 35 मार्क्स अराउंड 25 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से ही कवर हो जाते हैं। बाकी के 10 नंबर में ये सब करने के लिए आएगा, ये पूरा का पूरा इन डिटेल। अब आप सोचो कि फिर तो इसको पढ़ लेते बाकी छोड़ दें, नहीं, ये भी करना काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंस में जब पेपर देने जाओगे तो मेंस में आपको डीए ज़्यादा मिलती है करने के लिए। अराउंड 75% आपके एग्जाम में डीए ही करने के लिए होगी, और वो डीए आजकल क्या होना शुरू हो गया है, मे भी चैप्टर के बेसिस पे आ जाए, मे भी प्रॉफिट लॉस के डीए करने के लिए आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के डीए करने के लिए आ जाए, टाइम एंड वर्क के डीए करने के लिए आ जाए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के डीए करने के लिए आ जाए, ट्रेस के डीए होती है, मिक्स एलिगेशन का डीए है, प्रोबेबिलिटी के डीए देखी मैंने एसबीपीओ के पेपर में, डीए होती है। तो आपको चैप्टर भी करने पड़ेंगे, अलग से डीए भी करनी पड़ेगी। और एवरेज, रेशो, परसेंटेज, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हर चैप्टर के अंदर आपको जब आप टॉपिक करोगे ट्रेंड्स का, उसमें रेशो भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें जैसे परसेंटेज लिखा मैंने, पार्टिसिपेट कर दिया, एवरेज, रेशो और परसेंटेज, ये ऐसा बनेगा। तो ये 3 टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिल जाते हैं मिक्स हुए पड़े। तो आपको इसको भी रेडी करना पड़ेगा साथ-साथ में। तो ऐसा कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, आप कहिएगा तो कि हमें यही कर ले ज़्यादा, तो बाकी छोड़ दे, काम हो जाएगा अपना। हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्री जब आप पेपर दे रहे हो, तो उसमें आप ये 3 जो टॉपिक है, मिक्स्ड एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनमें से क्वेश्चन आते कम है। मे बी क्वेश्चन खाली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन करने के इसमें से आएगा, तीनों को मिला के। बट मेंस में आप सोचो कि इनको छोड़ के चले चले जाएँ, कहना पॉसिबल नहीं। बस लास्ट ईयर, आई थिंक सो लास्ट ईयर की बात ये है कि प्रोबेबिलिटी के डीए करने के लिए आ गई थी। और प्रोबेबिलिटी के डीए तब आएगी अगर आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पहले आता होगा, तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे मेंस के पेपर में जाके। तो छोड़ना इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, ये टॉपिक अगर पढ़ने वाले, ये को अच्छे से तैयारी इनकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आता है जीके का सिलेबस। अब जीके में कोई सिलेबस नहीं करने के लिए, मतलब इसमें करने के लिए क्या आएगा, लास्ट 4 से 6 महीने के आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स विद रेफरेंस टू बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर, बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर पूछे जाएंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या करने के लिए बन गया, आरबीआई ने नई पॉलिसी निकाल ली लास्ट 4 से 6 महीनों में, तो वो पॉलिसी उसमें मतलब क्या चेंजेस हमारे सिस्टम में आ गए, वो पूछ लेंगे आपसे। अब सारा पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म ही आएगा करने के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट से 4 से 6 महीने का मतलब क्या हो गया करने के लिए, अगर इसका पेपर मेंस का आपका होने वाला है अप्रैल या मार्च में, तो आपको एटलीस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर टू और टू आप अप्रैल, जब भी पेपर होगा मार्च अप्रैल में, वहां तक आपको इसके रेडी करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर के लिए बहुत सारी यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, जितना पढ़ लो उतना कम है, ठीक है। बट आपको ज़्यादा पढ़ना कौन सा है, बैंकिंग के रिलेटेड ही पढ़ना पड़ेगा। अराउंड इस जो भी से क्वेश्चन करने के लिए मेंस में क्वेश्चन आई थिंक सो नहीं कहते होते कैसे मेंस में, इसके मेंस में जीके के 50 क्वेश्चन है करने वाली। तो 50 में से आप कह सकते हो कि 50 में से आपके 30 क्वेश्चन हो रहेंगे आपके फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो कि जनरल चलते रहते हैं, और 20 क्वेश्चन आप कह सकते हो आ सकते हैं फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर। मतलब करंट अफेयर ये कौन से हो जाएंगे करंट अफेयर, जैसे कि नई बुक्स कौन सी लॉन्च हुई हैं, कोई नया अवार्ड किसी को मिला हो, कोई पर्सन किसी जगह जगह नया बंदा अपॉइंट हुआ हो, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप क्या स्पोर्ट्स में पूछेंगे, आपको पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ पूछ लिया, उसके अलावा डिफेंस के बारे में कुछ पूछ लिया, कुछ आर्मी में कुछ नया रूल, कोई नया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कोई बंदा नया अपॉइंट हुआ हाई पोस्ट के ऊपर, तो वो क्वेश्चन यहाँ करने के लिए मिलेंगे आपको। 20 क्वेश्चन भी ये आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। एनपीए में क्या होता है, पीसीए क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, उनका जो करंट में पार्ट चल रहा होगा वो। स्टैटिक भी आना पॉसिबल है, स्टैटिक भी पूछता है कभी कभी इसमें, ऐसे नहीं स्टैटिक आपको छोड़ दोगे, स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एनपीए क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, चेक की डेट क्या होती है, मतलब चेक चेक की एक्सपायरी क्या होती है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी फिक्स नहीं कि ऐसा कुछ करने, ये रिवर्स भी होना पॉसिबल है। हो सकता है कि 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के ही आ जाएं, और 20 क्वेश्चन है सिर्फ फ्रॉम ये करंट अफेयर्स के। ये उल्टा भी चलता कभी कभी,
तो यहाँ पर आपको जीके में ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ छोड़ के चले जाओगे, सारा कुछ पढ़ के जाना ही पड़ेगा आपको। वो स्कूल और आपके कॉलेज के एग्जाम नहीं है ये भी हम सोचा कि अगर मैं लास्ट ईयर के 10 साल के पेपर उठा के लेके आ गए, उसमें से देखा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो करके चले गए, अपना काम चल जाएगा। यहाँ भी नहीं काम चलने वाला, यहाँ पर आपको ऑल्सो टू द पॉइंट देना है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब पहले पहले हाँ स्ट्रेटेजी कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में अटेम्प्ट करने हैं, ये यहाँ पेपर ही आपको करना होता है क्रैक। देखो, अब 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। जीके तो सीधी सी बात है, अगर आपको आता है तो टिक मक लगा दोगे, नहीं आता तो तुक्के लगा दोगे, तुक्का लेकिन मत मारना। ठीक है, तो वहां पर कोई जीके का उसमें कोई रोल ही नहीं आता, पेपर आपको इनके बेसिस पे निकलता है। इंग्लिश में मेरे हिसाब से पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन, ताकि आपके जो कम से कम 8 से 10 मार्क्स है पहले आप यहाँ से सिक्योर कर लो। ठीक है, उसके बाद पैरा जंबल, अगर आपकी पैरा जंबल की प्रैक्टिस कम है तो आप कर सकते हो क्लोज टेस्ट, ये हो गया। उसके बाद जो बच गया फिर उसको करो अटेम्प्ट। बट कॉम्प्रिहेंशन को पहले आपको डेली एटलीस्ट आपको ये पहले अटेम्प्ट करने के लिए डेली आपको एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो डेली के। डेली आपको एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने ही चाहिए, 2 सेट्स ऑफ ईच कॉम्प्रिहेंशन, तो ये आपको डेली करना चाहिए, ताकि उसकी आपकी स्पीड डेली बनती रहे। लेवल इजी हो लेवल हार्ड हो मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी चाहिए। जितनी आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, जितना आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका हाई स्कोर बनने का चांस बन जाता है। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपको मैं यही कहूँगा कि यही रहनी चाहिए, द हिंदू को छोड़ना मत, उसको डेली पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा डेली के 2 सेट सॉल्व करो कॉम्प्रिहेंशन के। रीजनिंग में जब आओगे, रीजनिंग में पहले कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट और पजल ये नहीं करने चाहिए। मैं अपने हिसाब से अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया था, या मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं, मैंने 2-3 एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले कभी ये भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देखो 30 आपके पास जस्ट 20 मिनट से पेपर को निकालने के लिए, रीजनिंग के सेक्शन को निकालने के लिए। 20 मिनट में से मान लो आपने इसको पहले शुरू कर दिया, आपने कोई क्वेश्चन शुरू किया, उस पर अपने 3 से 4 मिनट लगाओगे एक क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक है, तो 3 6 मिनट आपने लगा भी दिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, गलत हो गया, तो एक तो उसके अपने 3 6 मिनट पहले ये तो खराब चले गए, फिर उन मिनट में जो क्वेश्चन आपके बाकी हो सकते थे 4 क्वेश्चन और, वो भी खराब हो गए। तो पहले इनके अलावा जो क्वेश्चन करने के लिए आए होंगे, लाइक कोड एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये जो करने के लिए पार्ट आया होगा आपका अराउंड 10 से 12 नंबर का, पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 10 से 12 क्वेश्चन जो करने के लिए आएंगे, इनके अलावा पहले वो अटेम्प्ट करो, और ट्राई करो कि आपके ये क्वेश्चन जो है हार्डली से हार्डली 6 से 8 मिनट में हो जाए, और ये हो जाते हैं, विद प्रैक्टिस ये हो जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें पहले ये अटेम्प्ट करो, सेटिंग और पजल। उसमें भी अगर पजल में ही करने के लिए आ जाए फ्लोर पजल, पहले मत छेड़ना। फ्लोर पजल की आपने जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आपको पहले ये एग्जाम में करने के लिए आ जाए, मत छेड़ना, ये आपकी पेपर आपका ये आपका टाइम वेस्ट करवाएगा ही करवाएगा, बिना मतलब का। सॉल्व तो होगा, मे बी कर भी दोगे आप, सॉल्व भी उससे हो जाएगा, पर टाइम वेस्ट ही करवाएगा। तो फ्लोर पजल आपका लालच होता है करने के लिए, पहले वाला ये मत छेड़ना। उसके अलावा जो क्वेश्चन जो सेटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन करने के लिए आ जाए सेटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स होकर आ गया। क्वेश्चन ये भी लिखा गया 8 बंदे बैठे हैं जिस सर्कल में, 8 को अलग अलग चीज़ें पसंद है, और 8 बंदे आपस में फैमिली के मेंबर है, तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट मत करना। वो कौन सा बंदा किसका बाप है किसकी माँ है, वो निकालने में आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो ये नहीं पहले अटेम्प्ट करने, पहले बाकी वाले जो टॉपिक है पहले वो अटेम्प्ट करो, ये करो बाद में। ठीक है, क्वांट में जब आओगे, सबसे पहले करो सिंप्लीफिकेशन, इजीएस्ट एंड स्कोरिंग पार्ट, पहले ये करो, देन करो आप टॉपिक क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आप करो सीरीज, फिर और डीए पे ऊपर। तो 25 क्वेश्चन आपके जो होंगे ये आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी जो रहेगा 10 नंबर वो करो बाद में, 20 मिनट का इसका टाइम करने के लिए होगा। 20 मिनट्स में आपके मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं 12 मिनट में, और ये हो जाते हैं।
ये लोग कर देते हैं, प्रैक्टिस की बात सही बात है, डेली आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है करने के लिए, आपको देने चाहिए मॉक टेस्ट, और खुद उसको करो एनालाइज कि हमने कहाँ मिस्टेक की है, अक्सर की अभी आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये डेली करोगे, आपको चीज़ अपने आप खुद इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। और बाकी जो रहेगा 10 नंबर, उनमें करने के लिए क्या आएगा, टाइम एंड वर्क, टॉपिक करने के लिए आएगा फ्रॉम SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स, उसके अलावा पेपर आएगा करने के लिए टॉपिक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम परसेंटेज, एवरेज से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि एवरेज एवरेज और परसेंटेज रेशो वगैरह इसमें मिक्स होकर भी करने के लिए DI में, बट मे भी अलग से भी आ जाए, तो 10 क्वेश्चन ये बनेंगे करने वाले ज़्यादा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी लेके चलना एग्जाम के हिसाब से, तभी आपका चीज़ बनेगी। लेकिन ये सब करने से पहले आपका जो टॉपिक वीक है उसको पकड़ के प्रैक्टिस करो। आपको जो डेली बनता है टास्क करने वाला, डेली टास्क में यहाँ लिखता हूँ, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं चेंज करने के लिए, और ये करो। तो आपको डेली आपको काम करना चाहिए, एटलीस्ट इंग्लिश के लिए 2 सेट्स करने चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के डेली, डेली करो। साथ में क्वांट में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करो फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देन 10 क्वेश्चन सॉल्व करो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ में 10 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली के सीरीज से, और 2 सेट्स करो DI के। एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करेगी। क्लरिकल एग्जाम होता है तो उसमें एग्जाम पेपर पेपर थोड़ा इजी आता है, इजी आएगा, ऑब्वियस से बात है, फिर कट ऑफ हाई जाती जाती है। कट ऑफ निकालने के लिए आपको स्पीड चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए प्लस एक्यूरेसी भी चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ आपकी डेली प्रैक्टिस से काम चलेगा। और ये पता ही कि स्पेसिफिक क्वेश्चन करने के लिए आने ही आने हैं, तो ये तो छोड़ो मत, डेली प्रैक्टिस करो 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 इनकी। ये हो गया। और रीजनिंग में आपको करना चाहिए डेली 2 सेट्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड 2 सेट्स ऑफ पजल। ये आपको डेली कराना चाहिए होमवर्क, मतलब 10 क्वेश्चन ये, 10, 15, 25, 25 और 10, 35, 40, 40 और 10, 50, 50 और 60, डेली के 60 क्वेश्चन को करने चाहिए, ये सब टॉपिक है मिला के। अगर अभी भी डेली करते हो, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन करने के लिए आएंगे ही आएंगे, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो ये आपका बनेगा पूरा स्ट्रैटेजी इसको तैयारी करने के लिए एग्जाम को। पेपर बहुत पास में है, अगर आपने सोचो कि अभी 2 महीने में क्रैक एग्जाम हमसे हो जाएगा, हो जाता है, पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो होता है इनको छोड़ दो, अपने फ़ोन में अगर आपके घर में नोकिया 1112 का फ़ोन पड़ा हुआ है, घर में नोकिया 1112 जो पुराना बिल्कुल बिल्कुल डेट ओ कहते हो प्रीमियम क्वालिटी का ज़बरदस्त फ़ोन, जिसको बस ट्रेन निकले तो ट्रेन पलट जाए, तो वो वाले फ़ोन अगर आपके घर में हैं, उनको यूज़ करो। व्हाट्सएप, चलो मैं मानता हूँ काफ़ी लोग आजकल तो बच्चे या फिर जॉब भी करते हैं साथ साथ में, उनको व्हाट्सएप जरूरी है, बट इंस्टाग्राम फेसबुक की कोई जरूरत नहीं है आपको कि फ़ोन से निकाल दो। हाईएस्ट डिस्ट्रैक्शन ये होती है आपके इंस्टाग्राम फेसबुक। ठीक है, यूट्यूब छोड़ दो देखना, लोगों की जो ये रहते हैं ना मोटिवेशन, बिना मतलब का कि दृढ़ निश्चय करने से ही पेपर निकलता है, अब की बार पेपर पार, कुछ भी काफ़ी लोग बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहता है काम मोटिवेशन के नाम पर। तो मोटिवेशन आपको अंदर से लेके आनी है अपने, किसी को सुन के बंदा कोई मोटिवेट नहीं होता। तो खुद को अपना माइंड सेटअप करके चलो कि मुझे पेपर निकालना है, तब ये निकलेगा। लोगों के सुन के वीडियो देख के नहीं बनेगा पेपर क्लियर। उसने ये बोल दिया, हमने वो मान लिया, उसने वो बोल दिया, वो मान लिया, कोई जरूरत नहीं सुनने की। बस अपने हिसाब से पेपर को लेके चलो। आपको पता होना चाहिए कि आप दिन खत्म हो गया, मैंने दिन में प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, क्या मैंने दिन में रीडिंग की है। साथ में ये भी है 10 मिनट्स की रीडिंग स्टार्टिंग के लिए, जो कि धीरे धीरे आपको टाइम आपको इंक्रीज होना चाहिए रीडिंग के लिए। जब 3 महीने खत्म होने चाहिए, आप एटलीस्ट 30 मिनट्स रीडिंग डेली कर रहे होने चाहिए। तो खुद से पूछना दिन खत्म होने के ऊपर कि क्या मैंने दिन में डेली रीडिंग और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर नहीं की है तो अपना दिन खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया दिन आपको। ठीक है, चलिए।
बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ कोई एक क्वेरी को लेकर किसी भी एग्जाम को लेकर कि और किस वजह से तैयारी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह कुछ पूछना हो, आप हमें कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। इसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा नहीं, वाह क्या बात है। चलो ऐसे अलग से लिख लो, 9059052957, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, आपको तैयारी करनी हो इस एग्जाम की, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।